कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी संभालना मुश्किल हो रहा है? सोचो अगर एक ऐसा तरीका हो जिससे हर हालत में शांत और कंट्रोल में रहा जा सके। स्टोइज्म कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है, ये एक सिंपल गाइड है जो चैलेंजेस से निपटने, फोकस रखने और सुकून पाने में मदद करता है। सोचो अगर परेशानियों को मौके में बदल पाना और बुरे हालात में भी स्ट्रांग रहना मुमकिन हो। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें हम आसान स्टोइक प्रैक्टिसेस बताएंगे जो आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम्हें साफ सोचने, शांत रहने और एक बेहतर लाइफ जीने में मदद करेंगी। क्या आप अपने दिमाग और लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हो? प्रैक्टिस 1। सुबह की सोच हर सुबह एक चॉइस लेकर आती है। क्या आप दिन को अपनी सोच, अपने मूड और अपने फैसलों पर हावी होने देंगे, या फिर आप शुरुआत से ही इसे काबू में लेंगे? स्टोइक्स हमें एक सदाबहार सच्चाई सिखाते हैं। हमारी जिंदगी को आकार देने की ताकत बाहर की घटनाओं में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। और यह सब सुबह की एक पल की सोच विचार से शुरू होता है। जरा सोचिए, सुबह उठते ही फोन चेक करने या दुनिया के हंगामे में कूदने के बजाय आप रुकते हैं, बस एक पल के लिए। आप शांत होकर बैठते हैं और खुद से पूछते हैं, आज मेरे नियंत्रण में क्या है? यह छोटा सा कदम आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अचानक डेडलाइंस, उम्मीदों और अनजाने चैलेंज का शोर पीछे छूट जाता है, और जो बचता है वह है स्पष्टता, एक शांत समझ कि आपकी एनर्जी कहां लगनी चाहिए। सुबह की सोचने की आदत को अपनाना कोई विलासिता नहीं है, ये एक जरूरत है। एक ऐसी दुनिया में जो हमें हर दिशा में खींचती है, हमें खुद को स्थिर करना जरूरी है। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी सोच, अपने कर्म और अपने नजरिए को काबू कर सकते हैं। बाकी सब, जैसे ट्रैफिक, मौसम और दूसरों की राय, हमारे नियंत्रण से बाहर है। उन चीजों की चिंता करना जो हमारे बस में नहीं है, बस हमारी एनर्जी बर्बाद करना है। तो आप इस अभ्यास को आदत कैसे बनाते हैं? एक सरल और व्यावहारिक तरीका अपनाएं। हर सुबह 3 ऐसी चीजें लिखें जिन पर आप आज फोकस कर सकते हैं, ताकि आपका दृष्टिकोण और आपके कर्म बेहतर हों। ये कोई बड़े संकल्प या मुश्किल लक्ष्य नहीं है, ये छोटे व्यावहारिक कदम हैं जो आपको अहम चीजों पर टिके रहने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, 1, चाहे कुछ भी हो, खुद से दयालुता से बात करें। 2, दिन में 10 मिनट टहलने जाएं ताकि दिमाग साफ हो। 3, एक काम बिना किसी रुकावट के पूरा करें। ये 3 चीजें आपकी कंपास की तरह काम करेंगी, दिन की अनिश्चितताओं में आपका मार्गदर्शन करेंगी। ये आपको याद दिलाएंगी कि भले ही बाहरी दुनिया अव्यवस्थित लगे, आपकी आंतरिक दुनिया स्थिर रह सकती है। जब आप ये इरादे लिखते हैं तो उनके गहरे मतलब पर विचार करें। क्या ये आपके मूल्यों के साथ मेल खाते हैं? क्या ये आपको उस इंसान के करीब ले जा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं? सोच विचार केवल यह जानने के लिए नहीं है कि आपके नियंत्रण में क्या है, बल्कि इसे किसी सार्थक दिशा में ले जाने के लिए है। कल्पना करें एक नाविक की जो तूफानी समुद्र में सफर कर रहा है। हवाएं और लहरें अनियंत्रित हैं, लेकिन नाविक तूफान को काबू करने की कोशिश नहीं करता। वह अपने जहाज को सही दिशा में चलाने पर ध्यान देता है। यही आप हर सुबह इस अभ्यास से कर रहे हैं। आप चुन रहे हैं कि चाहे कोई भी तूफान आए, आप अपनी राह खुद तय करेंगे। और अगर आप इस सोच विचार को छोड़ दें, अगर आप दिन को यूं ही बहने दें बिना किसी इरादे के, तो संभावना है कि आप हर चुनौती पर प्रतिक्रिया देंगे, हर दिशा में खिंच जाएंगे और दिन के अंत तक थक कर चूर हो जाएंगे। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि एक प्रतिक्रिया देने वाला दिमाग कमजोर होता है, लेकिन एक सोच विचार करने वाला, अनुशासित दिमाग अडिग होता है। तो कल सुबह एक पल लें, अपनी 3 प्राथमिकताएं लिखें। अपने दिन की शुरुआत एक यात्री की तरह नहीं, बल्कि एक कप्तान की तरह करें, क्योंकि अव्यवस्था और स्पष्टता के बीच का अंतर केवल यह है, आप अपनी ताकत कहां लगाते हैं। प्रैक्टिस 2, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। जिंदगी अनिश्चित है, चुनौतियां बिना बुलाए आती हैं, हमें चौंका देती हैं और नियंत्रण की तलाश में छोड़ देती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम तूफान आने से पहले ही खुद को तैयार कर लें? बाहरी हालात को कंट्रोल करने की बजाय हम अपने अंदर की दुनिया को मजबूत बनाएं। यही स्टोइसिज्म की एक प्रैक्टिस है जिसे प्री मेडिटेशियो मलोरम कहते हैं, यानी बुरी घटनाओं की पहले से कल्पना करना। जैसा कि सेनेका ने कहा है, इन्हें अपने दिमाग में दोहराएं। निर्वासन, यातना, युद्ध, जहाज का डूबना। हमारी मानव जीवन की सभी स्थितियां हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए। ये शब्द निराशा के लिए नहीं, बल्कि तैयारी के लिए है। चुनौतियों का अनुमान लगाकर हम उन्हें हमें चौंकाने का मौका नहीं देते। सोचिए, आप किनारे पर खड़े हैं और दूर से काले बादल आते हुए देख रहे हैं। आपको पता है कि तूफान आने वाला है। क्या आप चुपचाप खड़े रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई नुकसान ना हो, या फिर आप अपनी नाव को सुरक्षित करेंगे, एंकर डालेंगे
और तूफान का सामना करने की तैयारी करेंगे। चुनौतियों को पहले से कल्पना करना बिल्कुल ऐसा ही है। ये मानसिक रूप से खुद को तैयार करने, अपनी भावनाओं को संभालने और जीवन के अनिश्चित झटकों का सामना करने की प्रक्रिया है। अनजान मुश्किलों की तैयारी क्यों जरूरी है? जब हम संभावित मुश्किलों को दिमाग में पहले से सोच लेते हैं, जैसे ट्रैफिक में फंस जाना, अचानक प्लान का बदल जाना या किसी करीबी से बहस हो जाना, तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। हम आवेश में आकर रिएक्ट करने की बजाय शांत रहते हैं और सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये नकारात्मक सोचने या बुरा सोचने की बात नहीं है। इसके उलट ये खुद को सशक्त बनाने का तरीका है। जब आप चुनौतियों की कल्पना करते हैं तो आप अपने दिमाग को उसे शांति से फेस करना सिखाते हैं। बुरे हालात को पहले से सोचकर आप उससे डरने की शक्ति छीन लेते हैं। कैसे शुरू करें? एक आसान 2 मिनट की प्रैक्टिस। हर दिन सिर्फ 2 मिनट निकालें, आंखें बंद करें और किसी ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जो आपको परेशान कर सकती है, जैसे ट्रेन लेट होना, डेडलाइन मिस करना या किसी जरूरी बातचीत का गलत दिशा में जाना। उस स्थिति की साफ तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं, उसके दृश्य, आवाजें और भावनाएं। अब खुद से पूछें, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा? रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड। खुद को रोकते हुए देखें, एक गहरी सांस लेते हुए और सोच समझकर अगला कदम चुनते हुए। गुस्से या निराशा में डूबने की बजाय खुद को परिस्थिति के अनुसार ढलते हुए, समाधान निकालते हुए और शांत रहते हुए देखें। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक जरूरी मीटिंग के लिए जाते वक्त ट्रैफिक में फंस गए। घबराने की बजाय खुद को इस स्थिति को स्वीकार करते हुए देखें। शायद आप उस समय का उपयोग अपनी प्रेजेंटेशन को मानसिक रूप से दोहराने या कुछ प्रेरणादायक सुनने में करें। इन क्षणों को बार बार सोचकर आप एक मानसिक स्क्रिप्ट बनाते हैं, संकट से निपटने का रोड मैप। अगली बार जब ऐसा कुछ होगा, आपका दिमाग पहले से तैयार होगा। तैयारी की शांत शक्ति। ये प्रैक्टिस न तो दिखावटी है और न ही नाटकीय। ये शांति से की गई लेकिन बेहद ताकतवर है। जैसे एक अनुभवी नाविक जो हवाओं के बदलने पर घबराता नहीं, आप भी जीवन की अनिश्चितताओं का सामना डिग्निटी के साथ करना सीखते हैं। और जैसे जैसे आप ये रोज करते हैं, कुछ खास होता है। आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। आपको एहसास होता है कि जीवन जो भी आपके रास्ते में लाए, आपके पास उसे संभालने की आंतरिक क्षमता है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में कहा है, अगर आप किसी बाहरी चीज से परेशान हैं, तो तकलीफ उस चीज से नहीं बल्कि आपकी धारणा से है और इसे आप कभी भी बदल सकते हैं। तो आज के 2 मिनट निकालें, एक चुनौती की कल्पना करें, अपने दिमाग को तैयार करें। तूफान शायद आएगा, लेकिन आप तैयार रहेंगे, सिर्फ उसे सहने के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य और शांति के साथ नेविगेट करने के लिए। प्रैक्टिस 3, वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। जिंदगी छोटी और बड़ी चुनौतियों से भरी है, लेकिन सच क्या है? हमें ये चुनौतियां परिभाषित नहीं करती, बल्कि हम इनसे कैसे निपटते हैं वही हमें परिभाषित करता है। मजबूती, रिसिलियंस आराम के पलों में नहीं बनती, ये कठिनाई के क्षणों में घड़ी जाती है। और अक्सर जो असुविधा हम खुद चुनते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। जिंदगी का इंतजार क्यों करना कि वो मुश्किलें लाए? क्यों ना अभी छोटे छोटे कदमों से खुद को तैयार किया जाए, ताकि आप उन चुनौतियों का सामना शांति और ताकत के साथ कर सकें। यही वो जगह है जहां स्टोइक फिलॉसफी की बुद्धिमानी प्रकट होती है। जब हम जानबूझकर इन छोटी असुविधाओं को अपनाते हैं, तो हम अपने मन और शरीर को सहनशीलता सिखाते हैं। यही असली मजबूती है। छोटे कदम, बड़ा असर। एक उदाहरण लें, ठंडे पानी से नहाना। ये एक साधारण काम है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। ठंड आपके शरीर को झकझोर देती है और आपका पहला ख्याल होता है कि गर्म पानी की ओर हाथ बढ़ाएं। लेकिन उस पल में आपके पास एक विकल्प होता है, असुविधा के आगे झुकें या उस पर काबू पाएं। जब आप इसे अपनाते हैं तो ये एक छोटी जीत होती है, लेकिन इसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। अचानक छोटी छोटी परेशानियां जैसे ट्रैफिक, देर से हुई मीटिंग या कोई आलोचना इतनी बड़ी नहीं लगती। आपने खुद को साबित कर दिया है कि आप असुविधा झेल सकते हैं और इससे मजबूत बन सकते हैं। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, हम अधिकतर अपनी कल्पना में पीड़ित होते हैं, वास्तविकता में नहीं। छोटी असुविधाओं का अभ्यास करके आप इन काल्पनिक डरावने विचारों का सामना करते हैं। आप समझते हैं कि जो चीजें आपको डराती हैं, ठंडा पानी, भूख या छोटी असुविधा, वो उतनी बुरी नहीं होती जितना आपका दिमाग सोचता है। उपवास का जादू। उपवास एक और शक्तिशाली अभ्यास है। ये सिर्फ खाना छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि आराम और जरूरत के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करने की बात है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर समय खाना उपलब्ध है, थोड़े समय के लिए खाना छोड़ना अनुशासन सिखाता है। यह आपको याद दिलाता है कि असली भूख क्या होती है और आपके रोजमर्रा के खाने के लिए
आप और ज्यादा कृतज्ञ महसूस करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उपवास धैर्य और आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब आप स्वेच्छा से खाना छोड़ते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उन विचलनों, प्रलोभनों और आदतों के लिए भी जो आपके बड़े लक्ष्यों में रुकावट डालती है। सोचिए, अगर ये अभ्यास आपके जीवन के दूसरे हिस्सों में लागू हो जाए तो सादगी में ताकत, यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना भी मजबूती का एक सबक बन सकता है। हो सकता है ये आपकी गाड़ी जितना आरामदायक न हो, लेकिन ये आपको जमीन से जोड़ता है। आप दूसरों के साथ जगह साझा करना सीखते हैं, धैर्य सीखते हैं और जिंदगी की अनिश्चितताओं को अपनाते हैं। ये छोटे छोटे काम उन गैर जरूरी सुविधाओं को दूर कर देते हैं जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं, और हमें सिखाते हैं कि सादगी में भी खुश रहा जा सकता है। जब आप खुद को इन छोटी छोटी असुविधाओं में डालते हैं तो आप जिंदगी के बड़े तूफानों के लिए एक ढाल तैयार करते हैं। आप मजबूत बनते हैं, न कि क्योंकि दुनिया आसान हो गई है, बल्कि क्योंकि आप कठिन बन गए हैं। सोचें और कदम उठाएं तो आज आप कौन सी असुविधा को चुनेंगे? ठंडे पानी से नहाना, एक समय का खाना छोड़ना या बस से सफर करना। ये छोटे छोटे काम दिखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। ये आपको याद दिलाते हैं कि आप अपने नियंत्रण में हैं, न कि जो हो रहा है, बल्कि उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। और यही तो असली मजबूती है ना? प्रैक्टिस 4, नियंत्रण की द्विध्रुवता। जिंदगी अक्सर एक बड़े तूफान जैसी लगती है। डेडलाइंस बढ़ती रहती हैं, लोग उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते और हालात हमारे काबू से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक गहरी सच्चाई छिपी है। हमारे पास उतना नियंत्रण नहीं है जितना हम सोचते हैं। एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जीने की चाबी यह है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम बदल सकते हैं, और बाकी चीजों को छोड़ना सीखें। यह सिद्धांत, जिसे नियंत्रण का द्वैत कहा जाता है, स्टोइक फिलॉसफी के मूल में है। प्राचीन स्टोइक विचारकों जैसे एपिक्टेटस ने कहा है कि इस साधारण फर्क को समझना हमारी जिंदगी को बदल सकता है। कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं और कुछ चीजें नहीं, एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं। जितनी जल्दी हम इसे समझते हैं, उतनी ही जल्दी हम अनावश्यक निराशा और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं और एक जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। आप स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बड़बड़ा रहे हैं, रेड लाइट और हॉर्न्स को कोस रहे हैं। लेकिन क्या आपकी नाराजगी ट्रैफिक बदल रही है? क्या आप ट्रैफिक को नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। शांत रहना, दूसरों को कॉल करके जानकारी देना और समय का बेहतर उपयोग करना। यह ध्यान बदलना हालांकि साधारण है, पर बेहद ताकतवर है। हम चीजें छोड़ने में क्यों संघर्ष करते हैं? हम अक्सर नियंत्रण का भ्रम बनाए रखते हैं क्योंकि यह हमें सुरक्षित महसूस कराता है। हम सोचते हैं, अगर मैं बस ज्यादा चिंता कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह मानसिक खींचातानी हमें थका देती है। एक पल के लिए सोचिए, आपकी कितनी एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद होती है जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जैसे मौसम, दूसरों की ओपिनियन या वो परिणाम जो आपके काबू में नहीं है। स्टोइक लोग निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने जिंदगी को बस यूं ही छोड़ देने की वकालत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम वहां मजबूत कदम उठाएं जहां हम प्रभाव डाल सकते हैं, और जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार करें। यह स्पष्टता भावनात्मक आजादी लाती है। यह हार मानने का नहीं, बल्कि समझदारी से अपनी एनर्जी का उपयोग करने का सवाल है। स्पष्टता के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास, हर सुबह एक कागज लें और उसे 2 हिस्सों में बांट लें। एक तरफ लिखें नियंत्रण में और दूसरी तरफ नियंत्रण में नहीं। अपने दिन की चिंताओं की सूची बनाएं। नियंत्रण में वाले कॉलम में लिखें कि आप क्या बदल सकते हैं, अपना रवैया, मेहनत और फैसले। नियंत्रण में नहीं वाले कॉलम में वो चीजें लिखें जो आपके काबू में नहीं है, जैसे दूसरों की ओपिनियन, अचानक होने वाली घटनाएं या पुराने गलतियां। इन चिंताओं को बाहर लिखने से आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपकी एनर्जी कहां लगानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक प्रेजेंटेशन की चिंता है तो आप अपनी तैयारी नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं। ये फर्क आपके मानसिक बोझ को हल्का करता है। नियंत्रण का अभ्यास इस सोच को अपनाना परफेक्शन के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। धीरे धीरे आप एक सूक्ष्म बदलाव महसूस करेंगे। जिंदगी कम डरावने तूफान जैसी और ज्यादा लहरों जैसी लगेगी। कुछ लहरों को आप संभाल सकते हैं और कुछ के साथ बह सकते हैं। जब निराशा हो, रुकें और खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो इसे जाने दें। अगर हाँ है तो ठोस कदम उठाएं। याद रखें, ताकत हर चीज को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि जो आप कर सकते हैं उसे मास्टर करने में है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, आपके पास अपने मन पर नियंत्रण है,
बाहरी घटनाओं पर नहीं, इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। नियंत्रण का द्वैत सिर्फ एक फिलॉसफर विचार नहीं है, यह एक अस्थिर दुनिया में अपना शांति और फोकस वापस पाने का तरीका है। इसे अपनाएं और आप जिंदगी पर काबू पा लेंगे। प्रैक्टिस 5। जर्नलिंग सिर्फ दिन भर की बातों का रिकॉर्ड नहीं है, यह अपने आप से बातचीत करने का एक जरिया है। ये एक आईना है जो आपके विचारों, कामों और विकास को दिखाता है। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम अक्सर रुककर ये सोचने का मौका ही नहीं लेते कि हमने क्या अच्छा किया और कहां चूक गए। लेकिन क्या हम सच में कभी ठहरकर सोचते हैं, खुद का आकलन करते हैं? जर्नलिंग हमें ऐसा करने का मौका देती है। शुरुआत आसान रखें। हर शाम एक कागज और कलम लेकर बैठें या फिर जो डिजिटल टूल आपको पसंद हो वो इस्तेमाल करें। अपने आप से पूछें, आज मैंने क्या सही किया और कहां गलती की। ये सवाल सिर्फ पन्ना भरने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर जागरूकता बढ़ाने के औजार हैं। अपनी सफलताओं को मान्यता देना आत्मविश्वास बढ़ाता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करना विनम्रता और सुधार की इच्छा को जन्म देता है। ये दोनों ही चीजें आपके विकास के लिए जरूरी हैं। अपनी सफलताओं के बारे में सोचें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। क्या आपने किसी मुश्किल बातचीत में शांत रहने का प्रयास किया या कोई ऐसा काम पूरा किया जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे? इसे लिखें। जब आप अपनी सफलताओं को पहचानते हैं तो ये आदत बन जाती है। ये एक बीज की तरह है, अगर आप इसे सींचेंगे तो ये बढ़ेगा। अपनी जीत पर विचार करना आपको अपनी क्षमता का एहसास कराता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गलतियां भी अपनी अहमियत रखती हैं। असल में ये अक्सर सफलता से ज्यादा सिखाती हैं। क्या आप गुस्सा हो गए थे, किसी डेडलाइन को मिस कर दिया, किसी असहज काम से बचते रहे? इन पलों से भागिए मत, उनका सामना करें। अपनी गलतियों पर लिखना आत्मालोचना नहीं है, ये सीखने का जरिया है। क्या वजह थी जो आपको इस तरह से प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर गई? आपको क्या रोक रहा था? इनके जवाब आपको ऐसी आदतें दिखा सकते हैं जिनका आपको पहले अंदाजा नहीं था। और जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। इसके बाद अपनी सफलताओं और गलतियों को पहचानने के बाद उस दिन से सीखी गई एक सीख को लिखें। इसे छोटा लेकिन महत्वपूर्ण रखें। उदाहरण के लिए, मैंने सीखा कि जवाब देने से पहले गहरी सांस लेने से मुझे शांत रहने में मदद मिलती है। या मुझे समझ आया कि मुझे अपनी योजनाएं बेहतर तरीके से बनानी चाहिए ताकि आखिरी समय का तनाव ना हो। ये आदत आपके जर्नल को एक निजी मार्गदर्शक में बदल देती है। फिर एक चीज लिखें जिसे आप कल सुधारेंगे। ये कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। छोटे लेकिन नियमित प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। हो सकता है आप तय करें कि मीटिंग्स में ज्यादा ध्यान से सुनेंगे या दिन को शांत तरीके से शुरू करने के लिए 15 मिनट पहले उठेंगे। लिखी हुई ये नियत आपके मनोभाव को पछतावे से कार्रवाई की ओर ले जाती है। जर्नलिंग सिर्फ एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक अभ्यास है जो भावनात्मक दृढ़ता को बढ़ावा देता है। जब आप इसे आदत बना लेते हैं तो आप अपने विचारों और व्यवहारों में पैटर्न देखने लगते हैं। समय के साथ ये जागरूकता आपको स्पष्टता के साथ जीवन का सामना करने में मदद करती है, बजाय इसके कि आप आवेग में प्रतिक्रिया दें। याद रखें, प्राचीन स्टोइक फिलोसोफर जो अनुशासन और दृढ़ता के मास्टर थे भी जर्नल लिखते थे। मार्कस अरेलियस की मेडिटेशंस असल में एक जर्नल ही है जो विचारों, यादों और सीख से भरी हुई है। अगर इतिहास के एक महान नेता को इस अभ्यास से फायदा हुआ तो सोचिए यह आपके लिए क्या कर सकता है। तो आज रात बस 5 मिनट निकालें, सोचें, लिखें। इस सरल लेकिन गहन आदत की शुरुआत करें। आपका जर्नल सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह आपकी यात्रा का नक्शा है, आपके विकास का सबूत। तो क्या आप कलम उठाएंगे? प्रैक्टिस 6, प्रैक्टिसिंग साइलेंस। इस दुनिया में जहां हर वक्त कोई ना कोई बात कर रहा होता है, खामोशी को अपनाना वाकई एक क्रांतिकारी कदम लग सकता है। हमारे चारों तरफ हर वक्त शोर होता है, फोन के नोटिफिकेशन, लोगों की बातें और हर तरफ से आती जानकारी की बाढ़। इस हंगामे के बीच खामोशी हमें एक अनमोल तोहफा देती है, साफ सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने विचारों को थोड़ा समय और जगह दें तो वे आपको क्या बताएंगे? खुद से बातचीत का महत्व बहुत बड़ा है। खामोशी सिर्फ शोर का ना होना नहीं है, ये वो जगह है जहां विचार जन्म लेते हैं, डर का सामना होता है और फैसले साफ होते हैं। खामोशी में हम खुद से जुड़ते हैं, अपने ध्यान को हटाने वाली चीजों की परतें हटाकर देखते हैं कि सच में हमारे लिए मायने क्या रखता है। लेकिन कितनी बार हम इसे जानबूझकर अपनाते हैं? अक्सर हम खाली समय को भी शोर से भर देते हैं। फोन पर स्क्रॉल करना, बेवजह बातें करना या एंटरटेनमेंट में डूब जाना। लेकिन क्या हो अगर हम कुछ अलग करने का चुनाव करें? खामोशी को अपनाना एक तरह का सेल्फ केयर है और इससे भी ज्यादा ये आत्म अनुशासन है। ये आपसे कहता है कि रुको और अपने विचारों के साथ बैठो,
भले ही वे असहज क्यों न हों। महान स्टोइक फिलोसोफर मार्कस अरवेलियस ने बार बार आत्मनिरीक्षण की ताकत के बारे में लिखा। उनकी मेडिटेशंस असल में खामोशी के लम्हे थे जो शब्दों में ढल गए। उन्होंने इन शांत लम्हों का इस्तेमाल अपनी सोच को परखने और ये तय करने के लिए किया कि उनके काबू में क्या है और क्या नहीं। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बस दिन के 10 मिनट खामोशी को दीजिए। एक शांत जगह ढूंढिए जहां कोई आपको परेशान न करे। फोन को दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए। आराम से बैठिए, चाहे तो आंखें बंद कर लें और बस अपने विचारों को देखें। शुरुआत में आपका दिमाग विरोध करेगा। शायद वह एक चिंता से दूसरी चिंता की ओर भागे या आपको समझाने की कोशिश करे कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सामान्य है। विचारों को आने और जाने दें, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। लक्ष्य उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि बिना किसी निर्णय के देखना है। यह अभ्यास इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि यह मानसिक ताकत बढ़ाता है। खामोशी में आप अपनी सोच में मौजूद पैटर्न को पहचानने लगते हैं। वे डर, शक या ध्यान भटकाने वाली बातें जो अक्सर आपके काम को नियंत्रित करती हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो आप चुन सकते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया दें। यही स्टोइसिज्म का सार है, अपने अंदर की दुनिया पर काबू पाना ताकि बाहरी हलचल आप पर हावी न हो सके। खामोशी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने में भी मदद करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि मुश्किल समस्याओं के समाधान अक्सर तब आते हैं जब आप उन्हें हल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते? शायद किसी शांत सैर के दौरान या रात में सोने से पहले, जब दिन का शोर कम हो गया हो। यह दिमाग का अपनी प्रक्रिया को बिना रुकावट के पूरा करने का तरीका है। जब आप जानबूझकर खामोशी का अभ्यास करते हैं तो आप इन ब्रेक थ्रू पलों के लिए जगह बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो व्यस्तता को पूछती है, खामोशी एक शांत विद्रोह है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अपने किए गए कामों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके पीछे की सोच से परिभाषित होते हैं। तो क्या आप आज 10 मिनट निकालकर इस खामोशी को अपनाएंगे? क्या आप अपने आप को आत्मनिरीक्षण, स्पष्टता और शांति का तोहफा देंगे? जिन उत्तरों की आप तलाश कर रहे हैं वे पहले से ही आपके अंदर हैं। बस धैर्यपूर्वक खामोशी में आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रैक्टिस सैट। मेमेंटो मोरी। जिंदगी सीमित है। हर सांस, हर पल हमें उस आखिरी पल के करीब ले जाता है। ये एक डरावना ख्याल नहीं, बल्कि आजाद करने वाला सच है। स्टोइक्स ने इसे बड़े साफ तरीके से अपनाया। उन्होंने इसे मेमेंटो मोरी कहा, यानी मौत की याद। जब हम जिंदगी की अस्थिरता पर सोचते हैं तो हमें उस पर ध्यान देने की ताकत मिलती है जो वाकई मायने रखता है, और वो छोड़ने की हिम्मत मिलती है जो नहीं रखता। लेकिन हम कितनी बार इसे भूल जाते हैं? दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते सालों में, और हम ऐसे लक्ष्यों के पीछे भागते हैं जो वक्त के साथ अपना मतलब खो देते हैं। हम खुशियों को टालते हैं, माफी मांगने में देर करते हैं और उन लोगों को नजरअंदाज करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, बस इस कभी तो के धोखे में। लेकिन क्या हो अगर वो कभी तो कभी आए ही नहीं? अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप फिर भी अपना समय फोन पर स्क्रॉल करते हुए, छोटी छोटी नाराजगियों को पकड़े हुए, या उन चीजों की फिक्र करते हुए बिताएंगे जो आपके बस में नहीं है? स्टोइक्स इस हकीकत को स्वीकारने की ताकत जानते थे। रोमन सम्राट और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस अक्सर खुद को अपनी मृत्यु की याद दिलाते थे। अपनी निजी डायरी में उन्होंने लिखा, आप अभी जिंदगी छोड़ सकते हो। ये तय करो कि आप क्या करते हो, क्या कहते हो और क्या सोचते हो। ये शब्द डर से नहीं लिखे गए थे, बल्कि साफ समझ से लिखे गए थे। उन्होंने समझा था कि जब हम मौत का ईमानदारी से सामना करते हैं तो जिंदगी और ज्यादा साफ और गहरी लगती है। डर मौत से नहीं होना चाहिए, डर एक अधूरी जिंदगी से होना चाहिए। लेकिन इस सच्चाई को अपनाएं कैसे? छोटे कदम से शुरुआत करें। एक आसान उपाय, हर सुबह अपने आप से पूछें, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या अलग करता? ये सवाल बड़े बड़े बदलावों के बारे में नहीं है, ये आपकी सोच को सही दिशा में लाने के बारे में है। क्या आप उस दोस्त को फोन करेंगे जिसे लंबे समय से कॉल नहीं किया? क्या आप अपना अहंकार छोड़कर मुझे माफ करो कहेंगे? या शायद आप अपनी सुबह की चाय या कॉफी को सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक तोहफे की तरह महसूस करेंगे? ये प्रैक्टिस हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम जिंदगी में कितना कुछ हल्के में ले लेते हैं। जो चीजें आम लगती थीं, वो खास बन जाती हैं। जो मामूली थीं, वो पीछे छूट जाती हैं। जब आप अंत को ध्यान में रखते हुए जीते हैं तो आपके फैसले आपकी असली प्राथमिकताओं के मुताबिक हो जाते हैं। आप परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ देते हैं और वर्तमान को अपनाना सीखते हैं। मेमेंटो मोरी की खूबसूरती यही है कि ये आपको मौत से डरने को नहीं कहता, ये आपको जिंदगी की इज्जत करना सिखाता है। सोचिए, अगर आप इस सोच को अपने साथ लेकर हर दिन जिएं तो आपके दिन कितने अलग होंगे। क्या आप गुस्से में रहना जारी रखेंगे? क्या आप दूसरों से अपनी तुलना करेंगे? शायद नहीं। जब आपको याद आता है कि वक्त सीमित है तो आपको एहसास होता है
कि ये जलन और गुस्से के पल महंगे भटकाव हैं। आखिर में मेमेंटो मोरी मायूसी के बारे में नहीं है, ये ताकत के बारे में है। ये एक पुकार है, एक हल्का सा धक्का, ताकि आप उन चीजों को प्राथमिकता दें जो सच में मायने रखती हैं, प्यार, दया और उद्देश्य। तो कल सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें तो खुद से पूछें, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं इसे कैसे जीता, और फिर वैसे ही जी लें। प्रैक्टिस 8, काइंडनेस एंड जस्टिस। दया और न्याय एक अच्छे जीवन की नींव है, जो स्टोइक फिलॉसफी की गहरी सीखों में जमी हुई है। ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यह दिखाता है कि हम किस तरह के इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनी बार हम अपने कामों पर ध्यान देकर उन्हें परखते हैं? क्या हम वाकई निष्पक्ष और दयालु हैं, या फिर जल्दीबाजी, फैसलों में जल्दबाजी या उदासीनता में बह जाते हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि दया और न्याय सिर्फ नैतिक विचार नहीं है, ये ऐसे औजार हैं जो हमारे और दुनिया के रूप को बदल सकते हैं। स्टोइक्स मानते थे कि न्याय सिर्फ समाज के नियमों का पालन करना नहीं है, ये दूसरों के साथ मेलजोल और सामंजस्य से जीने की प्रतिबद्धता है। मार्कस एरेलियस, जो एक रोमन सम्राट और स्टोइक फिलोसोफर थे, ने खुद को अक्सर याद दिलाया कि मुश्किल परिस्थितियों में भी न्यायपूर्वक व्यवहार करना है। उनकी सोच हमें सिखाती है कि न्याय की शुरुआत निष्पक्षता से होती है, लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा वे डिजर्व करते हैं, न कि जैसा हम सोचते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। यह हमसे मांग करता है कि हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ें और दूसरों को उनके संघर्षों और जीवन की यात्रा के साथी के रूप में देखें। दूसरी ओर, दया न्याय का ही दूसरा रूप है। यह निष्पक्षता का वो रूप है जो करुणा के साथ जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा दयालु कदम, चाहे जितना भी छोटा हो, बड़ा असर डाल सकता है। सोचिए, एक मुस्कान, ध्यान से किसी की बात सुनना या एक प्रोत्साहन भरा शब्द कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। इन कामों में कोई खास खर्चा नहीं है, लेकिन ये किसी का दिन बदल सकते हैं, और सबसे अहम बात, ये हमें भी बदलते हैं। जब हम दया का अभ्यास करते हैं तो हम स्टोइक सोच के करीब आ जाते हैं, जिसमें सबको एक बड़े परिवार का हिस्सा माना गया है। दूसरों को ऊपर उठाकर हम खुद को भी ऊपर उठाते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में दया और न्याय का अभ्यास करना कभी कभी मुश्किल लग सकता है। जिंदगी की चुनौतियां हमें गुस्से में या निराशावाद में धकेलने की कोशिश करती हैं, पर यही वो पल होते हैं जब हम खुद को ऊपर उठा सकते हैं। जब कोई हमारी लाइन तोड़ देता है या हमसे रूखा व्यवहार करता है, हमारा पहला रिएक्शन गुस्से में जवाब देना हो सकता है। पर अगर हम रुक कर सोचें, यहाँ दया कैसी दिखेगी, तो हमारा रवैया और सोच बदल सकती है। ये छोटा सा सवाल हमें बेहतर बनने का मौका देता है। स्टोइक फिलॉसफी सिखाता है कि सद्गुण को एक आदत बनाना चाहिए, कोई ऊंचा आदर्श नहीं। छोटी शुरुआत करें, हर दिन एक दयालु काम करने का प्रण लें। ये किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलना, किसी सहयोगी का आभार व्यक्त करना, या किसी दोस्त को एक विचारशील संदेश भेजना हो सकता है। ये छोटे छोटे काम धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और हमारी सोच को दूसरों की मदद करने की ओर मोड़ते हैं। न्याय और दया कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। इन्हें निभाने के लिए साहस और अनुशासन चाहिए, जो स्टोइक्स ने हमेशा सराहा। जब हम दूसरों के साथ निष्पक्षता और करुणा से पेश आते हैं, तो हम स्टोइक ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। प्रकृति के अनुसार जीना, सामाजिक प्राणी के रूप में अपनी भूमिका निभाना और मानवता की भलाई में योगदान देना। तो जैसे जैसे आपका दिन गुजरता है, खुद से पूछिए, मैं कैसे दयालु हो सकता हूँ, मैं कैसे न्यायपूर्ण हो सकता हूँ। इन सवालों का जवाब देकर आप न केवल स्टोइक रास्ते पर चलेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी इसे रोशन करेंगे। प्रैक्टिस 9, अमर फाती जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। ये हमें चुनौतियां, नाकामियां और दिल तोड़ देने वाले पल देती है, वो भी तब जब हम इसकी उम्मीद नहीं कर रहे होते। ऐसे मुश्किल पलों में ये सोचना आसान है, ये मेरे साथ ही क्यों। लेकिन सोचो, अगर हम ये सवाल करें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, यही सोच का बदलाव है अमोर फाती का असली मतलब। एक स्टोइक फिलॉसफी जो कहता है, अपनी किस्मत से प्यार करो। ये सिर्फ जो हमारे साथ हो रहा है उसे मान लेने की बात नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह अपनाने की बात है, भले ही वो दर्दनाक हो या अन्यायपूर्ण लगे। क्यों? क्योंकि हर चुनौती, हर मुश्किल में हमारे आगे बढ़ने का बीज छुपा होता है। सवाल ये नहीं है कि जिंदगी तुम्हें परखेगी या नहीं, ये तो तय है। असली सवाल ये है, आप इसका जवाब कैसे दोगे। जब हम अमोर फाती को अपनाते हैं, तो हम हकीकत से लड़ना बंद कर देते हैं। विरोध करने से केवल निराशा और कड़वाहट बढ़ती है। इसके बजाय हम चुन सकते हैं कि जिंदगी की रुकावटों को मौके के रूप में देखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये दिखावा करें कि सब कुछ ठीक है या अपने दर्द को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि यह मानना कि हमारे सबसे कठिन पलों में भी कुछ सीखने को है, एक ताकत पाने को है।
सोचो उन महान हस्तियों के बारे में जिन्होंने इस सोच को अपनाया। रोम के सम्राट और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस अरवेलियस ने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, युद्ध, राजनीतिक धोखा, निजी नुकसान। फिर भी उन्होंने लिखा, एक जलता हुआ आग का गोला हर चीज को रोशनी और एनर्जी में बदल देता है, जो भी उसमें डाला जाए। ये उनके लिए सिर्फ एक फिलोसोफर विचार नहीं था, ये उनका जीने का तरीका था। हर कठिनाई उनके बढ़ने का ईंधन बन गई। और हम, जब जिंदगी कठिन हो जाती है तो हम कैसे जवाब देते हैं? क्या हम चुनौतियों से टूट जाते हैं या उनका सामना करते हैं? सोचो, अगर हर असफलता को इस मंत्र के साथ दोबारा समझें, ये मेरे लिए हो रहा है, मेरे खिलाफ नहीं। जब कोई मुश्किल आए, इसे जोर से कहो। ये सिर्फ दिलासा देने वाला वाक्य नहीं है, ये एक कदम उठाने का आह्वान है। ये हमें याद दिलाता है कि हर मुश्किल में एक मौका छुपा है, हर तकलीफ में एक मतलब। एक उदाहरण लो, अचानक से नौकरी चली गई। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन थोड़ा समय और सोच के बाद ये एहसास हो सकता है कि ये एक मौका है उस जुनून को पाने का जिसे आप नजरअंदाज कर रहे थे, या उन स्किल्स को सुधारने का जो अभी तक पीछे रह गई थी। जो अंत लगता था, शायद वही एक नई शुरुआत हो। या फिर रोजमर्रा की छोटी परेशानियों को देखो, ट्रैफिक में फंसना, समय पर काम पूरा न कर पाना, किसी से बहस हो जाना। इन चीजों को अपने मूड को बिगाड़ने मत दो, इन्हें अभ्यास की तरह इस्तेमाल करो। धैर्य का अभ्यास, सहनशीलता का अभ्यास। ये पल, चाहे छोटे लगें, तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत करने के मौके हैं। अमोर फाती का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी अचानक आसान हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब है कि जिंदगी अर्थपूर्ण हो जाएगी। हर पल, यहाँ तक कि मुश्किल भरे पल भी एक बड़े चित्र का हिस्सा बन जाते हैं। तुम्हारा चित्र। जो कुछ भी होता है उसे अपनाकर, बुरे में भी अच्छा देखने का चुनाव करके, हम दुख को ताकत में और नाकामियों को सीढ़ियों में बदल सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें परखे, ठहरो, गहरी सांस लो, ये मंत्र दोहराओ, ये मेरे लिए हो रहा है, मेरे खिलाफ नहीं। और याद रखो, तुम्हारे अंदर की आग इतनी मजबूत है कि किसी भी रुकावट को रोशनी में बदल सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, देसी स्टोइसिज्म चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप भविष्य के वीडियो मिस न करें। अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में हिचकिचाएं नहीं।